ओकल्ट प्लेयर्स मैदान में आते हैं। वे बिल्कुल शापित खिलाड़ियों की तरह लग रहे थे। मैच शुरू होता है और ओकल्ट टीम किक ऑफ करती है। शो गेंद छीनने की कोशिश करता है लेकिन असफल रहता है। नंबर 10 एक जबरदस्त शॉट लगाता है लेकिन एंडो गॉड हैंड का इस्तेमाल करके उसे रोक लेता है, जिससे विरोधी चौंक जाते हैं। वो अपनी टीम को तुरंत पलटवार करने के लिए कहता है। गेंद शो को पास की जाती है लेकिन गेंजी को बहुत कड़ी मार्किंग में रखा गया था, इसलिए शो ने गेंद को सोका को पास कर दी। सोका ने तुरंत अपनी ड्रैगन किक का इस्तेमाल किया और गोल दाग दिया। इससे विरोधी टीम हैरान रह गई। खेल फिर से शुरू होता है। ओकल्ट टीम से गेंद छीन ली जाती है और सोका को पास कर दी जाती है। वह एक बार फिर ड्रैगन किक से गोल कर देता है। कारू को लगता है कि वे यह मैच जीत सकते हैं, लेकिन तभी ओकल्ट टीम के कोच गंभीर हो जाते हैं। वो अपने खिलाड़ियों से कहते हैं कि हेल्प पावर को दिखाने का समय आ गया है। खिलाड़ी एक मंत्र पढ़ते हैं जिससे विरोधी टीम को भ्रम होने लगता है। वे गोस्ट लॉक का इस्तेमाल करते हैं जिससे विरोधी टीम हिले डुलने में असमर्थ हो जाते हैं। एंडो नंबर 9 के शॉट को रोक नहीं पाया क्योंकि उसके सामने एक साथ 5 गेंदें उड़ रही थी। अब स्कोर 2-1 हो गया। गेंजी को कुछ अजीब लगा और उसने सोका से कहा कि वह हमला करना बंद कर दे, लेकिन सोका ने नहीं सुना। सोका ने शॉट मारा लेकिन गोलकीपर ने वैक्यूम स्पिन तकनीक से आसानी से उसे रोक दिया। फिर गेंद नंबर 9 को पास की गई। नंबर 9 ने एक बार फिर घोस्ट लॉक का इस्तेमाल किया जिससे वह सभी खिलाड़ियों को पार कर गया और गोल दाग दिया। अब स्कोर बराबर हो गया लेकिन श्राप जारी रहा और ओकल्ट स्कूल ने तीसरा गोल भी कर दिया। पहला हाफ समाप्त हुआ और स्कोर 3-2 हो गया था ओकल्ट स्कूल के पक्ष में। सभी खिलाड़ी दूसरे हाफ की रणनीति पर चर्चा करने लगे। एंडो ने देखा कि ओकल्ट स्कूल का कोच कोई मंत्र पढ़ रहा था, जिसके बाद सभी खिलाड़ी हिल नहीं पाए। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या था, लेकिन यह किसी साधारण श्राप से अलग था। दूसरा हाफ शुरू हुआ। गेंजी ने गेंद वापस पास की और शॉट मारने से इनकार कर दिया। उसे पता था कि अगर इस श्राप का रहस्य नहीं पता चला तो कोई भी शॉट बेकार जाएगा, लेकिन सोका फिर भी हमले पर उतारू रहा और उसने ड्रैगन शॉट मारा लेकिन फिर से असफल रहा। तभी कोच ने तुरंत घोस्ट लॉक से हमला करने का आदेश दिया। सभी खिलाड़ी तेजी से आगे बढ़ने लगे। नंबर 9 ने घोस्ट लॉक का इस्तेमाल किया जिससे विरोधी टीम के सभी खिलाड़ी हिलने डुलने में असमर्थ हो गए। एंडो ने विरोधी टीम के कोच को धीरे से कोई श्राप बुदबुदाते हुए सुना। उसने जोर से चिल्लाकर कोच की आवाज को दबा दिया जिससे वह हिलने डुलने में सक्षम हो गया और गेंद को रोक लिया। उसने अपनी टीम को समझाया कि जब ओकल्ट टीम हमला करती है तो वे एक गोल घेरा में घूमते हैं और कोई मंत्र पढ़ते हैं जिससे विरोधी टीम सम्मोहित हो जाती है। ओकल्ट टीम के कोच को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसका रहस्य खुल जो गया था। एंडो ने तुरंत अपनी टीम को पलटवार करने को कहा। शो ने गेंद को सोका को पास की और एक बार फिर उस पर भरोसा जताया। गोलकीपर ने सम्मोहन तकनीक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तभी गेंजिंग ने सोका को चेतावनी दी कि वह गोलकीपर के हाथों की तरफ न देखे क्योंकि इससे वह भ्रम में पड़ सकता है। सोका को एहसास हुआ कि गेंजी सच में बहुत प्रभावशाली है क्योंकि उसने इस रणनीति को समझ लिया था। उसने गोल करने का नाटक किया और गेंजी का नाम पुकारा, लेकिन यह शॉट नहीं बल्कि एक पास था। गेंजी ने फायर टोर्नेडो का इस्तेमाल किया और सोका के ड्रैगन पास के साथ मिलाया। गेंद इतनी ताकतवर थी कि गोलकीपर और गेंद दोनों ही गोल पोस्ट पे चले गए। अब स्कोर बराबर हो चुका था। तभी कीडो ने मैदान छोड़ दिया क्योंकि उसने पहले ही मैच का परिणाम भांप लिया था। एक बार फिर सोका और गेंजी ने मिलकर चौथा गोल किया। आखिरकार रेमंड टीम ने 4-3 से जीत हासिल कर ली। इस मैच के बाद सोका और गेंजी के बीच बेहतर तालमेल बन गया और सभी को यह समझ में आ गया कि फुटबॉल केवल एक खिलाड़ी का खेल नहीं है बल्कि 11 खिलाड़ियों के सामूहिक प्रयास से ही जीत मिलती है। इस बीच रेमंड टीम के कोच फुकाई गुप्त रूप से टक्कू टीम के कमांडर को जानकारी भेज रहे थे। पूरे जापान में लोग आगामी इंटर स्कूल टूर्नामेंट के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आयोजकों ने यह तय करने के लिए लॉटरी ड्रॉ करना शुरू किया कि किन स्कूलों के बीच मुकाबला होगा। नोसी स्कूल पहले राउंड में रेमंड के खिलाफ खेलेगा। एंडो बहुत उत्साहित है क्योंकि वह इंटर स्कूल टूर्नामेंट में खेलने जा रहा है। एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट जिसका नाम डोमन है वो स्कूल में आता है और शो और कामा से प्रिंसिपल के ऑफिस का पता पूछता है। इधर कोच फुकाई क्लब रूम में आते हैं और बताते हैं कि पहले राउंड में उनका मुकाबला नोहा स्कूल से होगा। डोमन भी सॉकर क्लब ज्वाइन करने आता है। वह और कीडो पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं। डोमन ने पहले नोआई के खिलाफ खेला है और उन्हें अच्छी तरह से जानता है। वे ताकत और मूवमेंट दोनों में बहुत मजबूत हैं। वे खासकर हवा में बहुत ही ज्यादा मजबूत हैं। वे बहुत ऊंचा कूद सकते हैं और सोका के ड्रैगन क्रॉस और गेंजी के फायर टोर्नेडो को ब्लॉक कर सकते हैं। एंडो कहता है कि अगर ऐसा है तो सबको एक नई तकनीक विकसित करनी होगी। वे हवा में गेंद को किक करने और कब्जे में लाने का अभ्यास शुरू करते हैं। तभी फुरुकाबू वहाँ आता है और उन्हें इनाजुमा 11 की किंवदंती के बारे में बताता है। 40 साल पहले इनाजुमा 11 रेमंड की एक दिग्गज फुटबॉल टीम थी। अगर वे चाहते तो वर्ल्ड क्लास टूर्नामेंट भी खेल सकते थे। एंडो को पता चलता है कि वह उस महान टीम के एक सदस्य का वंशज है। एंडो के दादा एंडो डेस्क इनाजुमा 11 के लीडर थे और फुटबॉल के प्रतीक माने जाते थे। यह सुनकर एंडो अपने दादा की
तरह बनना चाहता है। खाने के दौरान एंडो अपनी माँ से पूछता है कि क्या उसके दादा इनोजुमा 11 के हिस्सा थे। उसकी माँ जवाब देती है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। अगले दिन टीम के सदस्य नई तकनीक विकसित करने की कोशिश कर रहे थे। शो और कुमात्सु एक नई तकनीक का अभ्यास कर रहे थे जिसे उन्होंने लाइटनिंग जंप नाम दिया। शिशिडो हिडन बॉल तकनीक का अभ्यास कर रहा था। किडो को लगता है कि इस तरह वे कोई नई तकनीक नहीं बना पाएंगे। कारू चिंतित थे क्योंकि बिना नई तकनीक के वे नोआई का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। एंडो को लगता है कि हम बिना नई तकनीक के भी जीत जाएंगे और इनाजुमा 11 बनेंगे। तभी शेख कहता है कि एक किताब है जिसमें इनाजुमा 11 की गुप्त तकनीकें लिखी हुई है। यह सुनकर सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। एंडो को अपने दादा की नोटबुक याद आती है, लेकिन शो बताता है कि यह सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। असली गुप्त नोटबुक रेमन स्कूल में छिपी हुई है। अगले दिन यू सभी को इसके बारे में बताता है। शे के अनुसार गुप्त नोटबुक प्रिंसिपल के ऑफिस में छुपी है। वे तिजोरी खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन नात्सुमी उन्हें पकड़ लेती है। नात्सुमी के हाथ में वही चीज है जिसे वे ढूंढ रहे थे, लेकिन वह कहती है कि यह बेकार है क्योंकि कोई इसे नहीं समझ सकता। लेकिन एंडो इसे समझ लेता है, जिसे सभी हैरान हो जाते हैं। हवाई हमलों को रोकने का तरीका इनाजुमा ड्रॉप है, लेकिन किसी को नहीं पता कि इसे कैसे बनाया जाए। इस बीच डोमन दौड़ते हुए सोचता है कि इस क्लब में ऐसा कुछ भी नहीं जिसे चुराने लायक समझा जाए। क्लब में शक्ति और मुकाबले पर विशेष प्रशिक्षण शुरू होता है। गेंजी को इनाजुमा ड्रॉप बनाने का तरीका समझ में आ जाता है। वह एंडो को समझाता है कि पहला खिलाड़ी उछलता है, दूसरा खिलाड़ी पहले खिलाड़ी को स्टेपिंग स्टोन की तरह इस्तेमाल करता है और भी ऊंचा कूदता है। जब दूसरा खिलाड़ी काफी ऊंचाई पर पहुंच जाता है तो वह ओवरहेड किक मारता है। एंडो को लगता है कि गेंजी बहुत होशियार है। तय होता है कि गेंजी ओवरहेड किक करेगा और क्यामा स्टेपिंग स्टोन बनेगा। किडो ने क्यामा को ऊंचा कूदने के लिए विशेष प्रशिक्षण देना शुरू किया और गेंजी ने ओवरहेड किक का अभ्यास करने के लिए सभी से मदद मांगी। पूरी टीम शाम तक बिना रुके अभ्यास करती रही। अगले दिन गेंजी और क्यामा इनाजुमा ड्रॉप का अभ्यास करते हैं। क्यामा दौड़कर कूदता है, लेकिन उसे ऊंचाई से डर लगता है, इसलिए उसका संतुलन बिगड़ जाता है। अगर क्यामा अपनी आंखें बंद कर लेता है तो गेंजी का संतुलन भी बिगड़ जाता है। किडो उसे समझाता है कि उसे जमीन की तरफ देखने के बजाय गेंजी की तरफ देखना चाहिए, लेकिन क्यामा बार बार नीचे देखता है, जिससे उसका डर और बढ़ जाता है। टीम ने क्यामा की ऊंचाई के डर को दूर करने के लिए विशेष एक्सरसाइज तैयार की। हालांकि कई अलग अलग तरीकों को आजमाने के बावजूद क्यामा अभी भी इनाजुमा ड्रॉप नहीं कर पा रहा था। एक दिन उसने गलती से गेंजी को अकेले अभ्यास करते देखा। गेंजी बार बार उछलकर गिर रहा था, लेकिन वह परफेक्ट ओवरहेड किक करने की कोशिश कर रहा था। क्यामा को लगा कि वह सबको निराश कर रहा है, इसलिए उसने घर पर ही अभ्यास करने का फैसला किया। क्यामा को छोटा भाई आया और कहा कि वह अपने भाई का मैच देखने के लिए बहुत उत्साहित है। उसने वादा किया कि वह कल स्टेडियम में अपने भाई को चीयर करेगा। उसी रात एंडो अपने दिग्वंत दादा से मन ही मन कहता है कि वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगा और वही इनाजुमा 11 की नई किंवदंती बनेगा, जिसे उसके दादा ने कभी प्रशिक्षित किया था। अगले दिन सभी नोआई हाई स्कूल में इकट्ठा होते हैं, जो गहरे जंगल में स्थित थी। नोआई क्लब के खिलाड़ी जंगली जानवरों की तरह व्यवहार करते हैं, जबकि उनके प्रशंसकों की संख्या बहुत अधिक होती है। रेमन टीम के लिए सिर्फ 3 बच्चे चीयर कर रहे होते हैं, जिनमें क्यामा का छोटा भाई भी शामिल होता है। रेमन बनाम नोआई का मैच शुरू होने वाला है। रेमन किक ऑफ करता है, सोका को गेंद मिलती है और वह उसे गेंजी की ओर पास करता है। गेंजी फायर टोर्नेडो का इस्तेमाल करने की तैयारी करता है, लेकिन नोआई टीम का नंबर 2 खिलाड़ी अचानक ऊंचा उछलता है और गेंद को छीन लेता है। वह गेंद को नंबर 11 को पास करता है, जिसकी गति चीते जैसी तेज है। नोआई के स्ट्राइकरों ने एक साथ 2 शॉट मारे, लेकिन एंडो ने शानदार बचाव किया। गेंद कारू के पास जाती है और वे काउंटर अटैक की योजना बनाते हैं। गेंजी को कड़ी मार्किंग का सामना करना पड़ रहा था, इसलिए सोका ने ड्रैगन शॉट मारा, लेकिन नोआई के डिफेंडर शीशो ने अपनी जबरदस्त ताकत से शॉट को रोक दिया। इस टकराव में सोका के टखने में मोच आ गई और वह मैच जारी नहीं रख सका। डोमन को सब्स्टिट्यूट के रूप में लाया गया, जो एक डिफेंडर के रूप में खेल रहा था। क्यामा को स्ट्राइकर के पोजीशन में भेज दिया गया। डोमन ने आते ही गेंद चुरा ली और उसे ऊंचाई पर क्रॉस किया, ताकि गेंजी और क्यामा इनाजुमा ड्रॉप का इस्तेमाल कर सके, लेकिन क्यामा अभी भी ऊंचाई से डर रहा था, जिससे वे असफल हो गए। गेंद वापस नोआई के पास चली गई और उन्होंने तुरंत आक्रमण कर दिया। एंडो ने बचाव के लिए पूरी ताकत लगा दी, यहाँ तक कि उसके दस्ताने भी जलने लगे। एंडो को लगा कि सभी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। उसने सोचा कि अगर वे इनाजुमा ड्रॉप को सफल बना पाए तो जीत निश्चित है। दूसरा हाफ शुरू हुआ। नोआई टीम लगातार रेमन के गोल पोस्ट पर शॉट मार रही थी। एंडो ने क्यामा को पास दिया, लेकिन क्यामा को आत्मविश्वास की कमी महसूस हो रही थी। वो गेंद को ठीक तरह से नहीं रोक पा रहा था और अकेले ही डिफेंस करने की कोशिश करता रहा। इतना ज्यादा दबाव झेलने के कारण उसके हाथों में तेज दर्द होने लगा। रेमन के खिलाड़ी दृढ़ संकल्पित थे कि वे विपक्षी टीम को गोल करने नहीं देंगे, लेकिन यह
रणनीति उन्हें जल्दी थका सकती थी। गेंजी ने क्यामा को समझाया कि वो अपनी आंखें खोले और सभी की मेहनत देखे। सभी खिलाड़ी थक चुके थे, लेकिन किसी ने हार नहीं मानी। क्यामा ने आत्मविश्वास वापस पाया और गेंद को गेंजी को पास किया। इस बार क्यामा ने अपने डर को पूरी तरह से दूर कर दिया और गेंजी को शॉट मारने का मौका दिया। गेंद सीधा गोल में चली गई। रेमंड ने पहला राउंड जीत लिया। क्यामा का छोटा भाई बहुत खुश था, उसे अपने भाई पर गर्व था। नात्सुमी ने एंडो को बर्फ ला कर दी और उसे बेवकूफ कहा क्योंकि उसने अपना हाथ चोटिल कर लिया था। रेमंड की जीत के बाद उनकी टीम प्रसिद्ध हो गई। लोग उन्हें अभ्यास करते हुए देखने लगे, जिससे खिलाड़ी बहुत ज्यादा उत्साहित हुए। लेकिन डोमन ने खुलासा किया कि ये फैन नहीं बल्कि दूसरी टीमों के जासूस थे जो उनकी तकनीकों को देखने आए थे। एंडो ने कहा कि वे ऐसी जगह अभ्यास करेंगे जहां कोई उन्हें नहीं देख सके, लेकिन ऐसी जगह ढूंढना मुश्किल था। अगले दिन और भी अधिक लोग उनकी प्रैक्टिस देखने आए, यहाँ तक कि उनकी अगली ओपोनेंट टीम मिकागे सेनु के खिलाड़ी भी वहाँ मौजूद थे। मिकागे सेनु के स्ट्राइकर शिमियुरु अराना और कप्तान गोलकीपर सूरी टाकी भी मैदान में आए। उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले ही रेमंड टीम के खिलाड़ियों की क्षमता को विश्लेषण कर लिया है और उन्हें कमजोर समझते हैं। एंडो ने उन्हें अपनी बातों से नहीं बल्कि अपने खेल से साबित करने की चुनौती दी। दोनों टीम के बीच एक शॉट चैलेंज हुआ। जो गोल करेगा और जो बचाएगा वही जीत तय करेगा। शिमिजू और सुरु ने चुनौती स्वीकार कर ली। तो क्या रेमंड टीम इस बार भी यह मैच जीत पाएगा? इसे जानने के लिए वीडियो के अगले पार्ट को जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। साइन आउट।